सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बचा CFQs थे, है ना, क्योंकि PYQs एंड SPQs हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब CFQs ही बचे थे, उनको भी डिस्कस करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे मतलब ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस, स्पेसिफिक पेपर क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, इन सबको एंड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद CFQs। देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इथेन इज फॉल्स। अच्छा, इथेन के बारे में कौन सी जो मतलब स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ऑप्शन ए, इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ भाई, ये तो सही है क्योंकि इथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यस, क्योंकि वो अल्केन फैमिली से है तो सैचुरेटेड है ही। ठीक है। इट अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी सही है क्योंकि अल्केन फैमिली से तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अगर एल्कीन या एल्काइन से होता तो एडिशन रिएक्शन शो करता है ना। इट इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही बात है कि इथेन इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। नहीं भाई, इथेन इज एन एल्केन, और एल्केन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होती कार्बन एटम्स के बीच, उनमें सिंगल बॉन्ड रहती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रॉन्ग, मतलब वो फॉल्स है। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम लोगों को इसमें फॉल्स वाला ढूंढना था ना। ठीक है, चलो अभी क्या हो गया। नेक्स्ट है, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो, इधर काफी गंदा एकदम, मतलब गंदा तो नहीं, नए तरीके से इन लोगों ने बनाने का ट्राई किया है। जो व्हाइट सर्कल्स हैं वो है कार्बन, जो ग्रे सर्कल है वो है ऑक्सीजन, और जो ब्लैक सर्कल है वो है हाइड्रोजन। तो इसको बना लेते हैं, है ना। एक दो तीन चार, है ना। और अब पे इधर हाइड्रोजन, ओ एच। अब देखो, अब इस पे आएगा वन, क्योंकि इससे जुड़ा है ये क्या, क्या अल्कोहल वाला ओ एच, है ना। वन टू थ्री फोर, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, वन ऑल, या फिर सिर्फ हम लोग कह सकते हैं ब्यूटेन ऑल, है ना। दिस इज आर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है ना। पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड एंड पेंटेनोइक एसिड, चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्या है, which of the following chains of hydrocarbons undergoes two steps of reactions to become saturated। अच्छा, सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड मतलब एल्केन। सैचुरेटेड मीनिंग है कि एल्केन कैसे कब बनते हैं, मतलब अब देखो, एल्कीन जो है, एल्कीन्स, इनमें क्या होता है, यानी कि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी ऐसे गिवन है ना इसमें, ऐसे ऐसे। अब इस एक बॉन्ड को हटा दो, इस एक बॉन्ड को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा, सी सी सिंगल बॉन्ड। एंड इस एक बॉन्ड में मान लो कुछ भी आके जुड़ जाएगा, है ना। इधर ये एक बॉन्ड खाली हो गई ना, क्योंकि इस सी बॉन्ड की एक डबल बॉन्ड हटा दी मैंने, तो इस वाले कार्बन की एक बॉन्ड खाली हो गई और इस वाले कार्बन की भी एक बॉन्ड खाली हो गई। यानी कि मतलब उधर एक वो को शेयरिंग और कर सकते हैं, एक मतलब पर कार्बन, तो अब ये एल्केन बन जाता है सिंपली, है ना। तो वही सेम चीज है कि एल्केन जब तक ना बन जाए तब तक हम लोगों को बॉन्ड्स तोड़ते रहना है। डबल बॉन्ड है, इसको देखो, इसमें तो वन स्टेप में ही हो गया, एक स्टेप में। एल्काइंस में क्या होता है, उसमें ये होता है ना। तो इसमें दो स्टेप लगेंगे, पहले एल्कीन से मतलब एल्काइन से एल्कीन्स बनेगा, और फिर उसके बाद इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन बन जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड। हाँ, तो ये सैचुरेटेड हम लोग का इधर ये दो स्टेप में बना है। कौन, एल्काइंस को दो स्टेप लगे सैचुरेटेड बनने में। एल्काइन से पहले एल्कीन्स बना, देन एल्केन्स बना, और एल्कीन डायरेक्टली एल्केन बन जाता है एक स्टेप में। और इधर एक और साइक्लिक कंपाउंड भी गिवन है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे, है ना। अब देखो, इसमें तो ये हो कि साइकिल कंपाउंड मिल गया, इसको कैसे बनाए, इसको कैसे एल्केन बनाए, तो सिंपल है। इसमें भी एक बॉन्ड तोड़ो, तो एक बॉन्ड तोड़ दोगे, अगर मान लो मैंने यानी बॉन्ड तोड़ दी, तो ये क्या बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस,
है ना। ये सी इसको कह देते हैं C1, इसको कहते थे C2, इसको कह देते हैं C3। तो ये C1 C2 C3 आपस में चेन में आ गए, है ना, सीधी चेन में, और इनके बॉन्ड्स भी खाली हो जाएंगे। C1 में कितने बॉन्ड्स खाली हैं, एक दो और एक, मतलब तीन। मतलब ये बॉन्ड तोड़ा तो मैं इस बॉन्ड में कुछ ना कुछ जोड़ सकता हूँ ना C1 के लिए। तो C1 के तीन बॉन्ड खाली हो गए, C2 के दो ही बॉन्ड खाली हैं, और C3 के भी तीन बॉन्ड खाली हो गए, एक दो और एक इधर। जब मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो देखो ये एल्केन बन गया। तो इधर भी एक बॉन्ड तोड़ने के बाद मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन हम लोग को मिल रहा है। इस वजह से एल्कीन्स को एक स्टेप में तोड़ा जा सकता है। रिंग रिंग चेन्स को, मतलब जो रिंग वाली होती है, ऐसी रिंग मतलब ब्रांच नहीं, डायरेक्टली रिंग वाली, उनको भी एक स्टेप में अगर हम लोग एक ऐसे बॉन्ड डाल दे तो सीधा सैचुरेटेड एल्केन बन गया। और लेकिन एल्काइन जो होता है उनको दो स्टेप लगते हैं, इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्काइन वाला जो ऑप्शन सी है, दैट विल बी आवर आंसर। अब उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है कि अ डिस्टिंक्टिव रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। अच्छा देखो, इथेनॉल को एसिटिक एसिड से जब ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ फ्रूटी स्मेल, ये है इस्टरीफिकेशन वाली रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल को हम लोगों ने किससे में ऐड किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एसिटिक एसिड इज वो क्या, इथेनोइक एसिड है ना। और इथेनॉल इथेनॉल है ना, तो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में डाला, यानी कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में डाला इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो फ्रूटी स्मेल आ गई। फ्रूटी स्मेल से हमें को पता चल गया कि स्टरीफिकेशन रिएक्शन की बात हो रही है, एंड प्रोडक्ट में हमें ईस्टर मिलेगा। तो इधर ऑप्शन पी है, क्या कहता है, द रिएक्शन इज कॉल्ड स्टरीफिकेशन। यस, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन क्यू कहता है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। नहीं भाई, इसको हाइड्रेशन नहीं कहते, इसको स्टरीफिकेशन ही कहते हैं। तो ऑप्शन ए ओनली पी इज द करेक्ट आंसर इसका, समझे। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, द फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स ऑफ सर्टेन हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, कुछ हाइड्रोकार्बन्स दिए हैं, उनका कंडेंस्ड फॉर्म में बना लेता हूँ। CH3, ये ऑप्शन नेम गिवन है क्या, CH3 है ना, और ये क्या है CH3। ये है ऑप्शन ए, मतलब पार्ट ए। बी में क्या गिवन है, बी में गिवन है CH3, CH3, CH2, CH3, BC, है ना। तो ये सी वाले पे क्या जाएगा, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। डी क्या है, CH3, CH, तो सॉरी, अब पूछा गया है इसमें कि विच टू स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इन दोनों में से कौन से दो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में थोड़े बहुत रिलेटेड है। रिलेटेड है क्या मतलब है, एक काम करते हैं, गिनते हैं। देखो इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार। इसमें कितने, एक दो तीन चार पांच, है ना। इसमें तो पांच है, इसमें कितने, एक दो तीन चार। अच्छा, इसमें भी चार कार्बन है, इसमें भी चार कार्बन, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये और ये आपस में आइसोमर्स है। हाँ, है ना। ये क्या है, ये हमारा ब्यूटेन, और ये क्या है, टू मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपेन, यानी कि दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। इस हिसाब से ये दोनों आपस में रिलेटेड हुए। तो ऑप्शन डी यानी कि ए एंड सी आर रिलेटेड टू ईच अदर। चलो ये वाला भी हो गया है ना। फिर उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 व्हेन एडेड टू विनेगर इवॉल्व्स अ गैस। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, वो एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड, है ना। तो रिएक्शन कुछ इस हिसाब से हो जाएगी। रिएक्शन वैसे ना भी हो तो सिंपल इधर देख के पता चल जाएगा कि कौन सा, मतलब हम लोग को प्रोडक्ट निकल रहा है। अगर रिएक्शन नहीं भी आती, CH3COO, है ना, H। सिंपल से देखो, ये गैस जो निकलनी है, गैस निकलनी है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्योंकि CO3 है, इधर COH है ना। तो हम लोग के जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो बन जाएगा CH3COO Na+H2O प्लस CO2। तो गैस जो निकल रही है वो CO2 गैस है ना। और इस क्योंकि इवॉल्व द गैस विच ऑफ द स्टेटमेंट, क्योंकि इस हिसाब से मतलब देखो ना, अगर
NaSCO3 तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है ना, उस हिसाब से हम लोग को ऑप्शंस क्या गिवन है। पहला ऑप्शन है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, हाँ सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, बिल्कुल सही। सेकंड क्या है, इस इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लिंटर, हाँ ये बर्निंग मतलब क्योंकि जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्प्लिंटर के पास ले जाओ जो मतलब जल रहा हो, है ना, तो बुझ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वो बुझ जाएगा, है ना। इट एक्ट एज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यस नॉन मेटालिक ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन इज अ नॉन मेटल, और ये ऑक्साइड तो है ही CO2, यानी कि ऑक्साइड है ना, और कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। फिर इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, नहीं भाई पंजेंट ऑर्डर नहीं होता इसका, इसका सिर्फ वो होता है क्या, ये होता है वो क्या, ऑर्डरलेस कहते हैं इसको, मतलब ऑर्डरलेस होता है और मतलब दिखाई भी नहीं देता है ना, तो क्या कहते हैं, इनविजिबल तो नहीं कहेंगे, कुछ और सब्जेक्ट के टर्म में कुछ और कहते हैं, वर्ड भूल गया मैं, वोकैबुलरी थोड़ी भूल गया मैं, बट हाँ ये इसका पंजेंट ऑर्डर तो नहीं होता है, इसका मतलब 1 2 3 ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन एंड रीजन टाइप का है। अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एल्केन्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, बिल्कुल सही बात है। अल्कीन्स की अपनी होमोलोगस सीरीज होती है, अल्काइंस की अपनी होती है, एल्केन्स की अपनी होती है, सही बात। फिर रीजन आर क्या है कि और organic compounds of the homologous series have similar structures but different chemical properties, भाई बिल्कुल गलत, रीजन तो गलत है कि organic compounds of the homologous series have similar structures तो होते हैं, है ना, और different chemical properties नहीं, chemical properties भी similar होती है, उनकी physical properties different होती हैं, chemical properties similar होती हैं जिनकी मुझे वो homologous series में आते हैं। अच्छा, तो यानी कि ए सही है और आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कहता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है क्योंकि इसने आर को भी ट्रू बोल दिया, तो आर तो ट्रू नहीं है। फिर ऑप्शन बी क्या कहता है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए वाला भी गलत है, क्यों? क्योंकि ए थोड़ी ना फॉल्स है, ए तो ट्रू है ना, तो यहाँ ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी क्या कहता है, ए इज ट्रू, अच्छा ए ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, चलो ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि इसमें ए को ट्रू बताया गया है और क्या बताया, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसमें ये बात करेगी नहीं यही है कि आर ट्रू है या नहीं है, इसमें डायरेक्ट ये बोल दिया कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल सी बात है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है ही नहीं क्योंकि वो हम लोग सीरीज वाला आर फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गलत है, आर वाला गलत है, ए वाला सही है। और डी का ऑप्शन क्या कहता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो बिल्कुल उल्टा है, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी ही हमारा ऑप्शन है जो सही है आंसर है, ऑप्शन है मतलब, तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इज फाइनल आंसर, है ना, ये लॉक किया जाए। फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोकार्बन एक्स डीकलराइजेस ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, अच्छा, एंड हाइड्रोकार्बन वाइट डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, बोथ ऑफ द कंपाउंड बर्न विद अ सूटी फ्लेम, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई इज, अब देखो ब्रोमीन वाटर को कौन, जब हम लोग डालते हैं C2H4 यानी कि एल्कीन्स, सीधी बात, जब हम लोग डालेंगे एल्कीन्स, इसमें हम लोगों ने क्या डाला, Br2, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ BCl4, है ना, तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर शो करता है, लेकिन एल्कीन्स जब हम ये डाल देते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसमें एडिशन रिएक्शन शो हो जाती है एंड C2H4 Br2 कंपाउंड बन जाता है एंड दिस इज अ एल्कीन, है ना। इतना सिंपल सी बात है कि ये वाली जो रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन है, सिंपल सी है ना, कौन सी, ब्रोमीन को ऐड करने वाली, और एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन हमारे एल्कीन्स एंड एल्काइन शो करते हैं, एल्केन शो करते नहीं है। इधर ऑप्शन में देखो पहले क्या दे रखा है, ऑप्शन पहले दे रखा है कि एक्स जो है वो हमारा क्या है, एक्स इक्वल्स टू C5H12 एंड वाई क्या है, वाई है हमारा C4H8, और X क्या है, X डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड Y डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये तो गलत है भाई क्योंकि एल्केन थोड़ी ना है, कि एल्केन जो है वो हमारा ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा ही नहीं क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, है ना। और जो हमारा ये है क्या, C4H8 यानी एल्कीन, ये ब्रोमीन को ऐड करा लेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा एंड ये डीकलराइज भी कर देगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, X बराबर क्या है, C5H8 और Y क्या है, C4
H10। हाँ, अब ये देखो, ये सही है। ये क्या है? ये एल्काइन है। अब एल्काइन तो डीकलराइज कर ही देगा क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो एल्काइन एडिशन रिएक्शन शो करता है, इस वजह से वो डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन को, इस वजह से वो एक्स बिल्कुल सही है। और ये एल्केन है एंड एल्केन डीकलराइज नहीं कर पाएगा ब्रोमीन वाटर को, रेडिश ब्राउन ही रह जाएगा। इस वजह से वाई का ये सूटेबल मैच है, एक्स का ये सूटेबल मैच है, एंड इस हिसाब से ऑप्शन बी यानी C5H8 एंड C4H10 इज द करेक्ट आंसर। देखो इतना अच्छा सवाल है, सिर्फ एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है कौन नहीं शो करता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ गया है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एन एल्केन विद 5 कार्बन एटम्स। अच्छा, चेन आइसोमर्स कितने पॉसिबल है 5 कार्बन एटम वाले के? देखो 5 कार्बन एटम वाले का 1 2 3 4 5 है ना। ये तो बन जाएगा, CH3 लगेगा इधर, H2 CH2 CH2 एंड CH3। ये तो क्या है? ये पेंटेन। एक तो यही हो गया चेन आइसोमर, यानी कि 5 जिसमें मतलब कार्बन्स हैं मेन चेन में, वो 5 कार्बन एटम का मेन चेन में है तो वो पेंटेन है ना। तो ये 5 कार्बन वाला चेन आइसोमर में, चेन आइसोमर में बेसिकली होता यह है कि हमारी जो मेन चेन होती है, सब्स्टिट्यूएंट चेन होती है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स मतलब अलग अलग होनी चाहिए। जैसे अगर इसमें 5 कार्बन है मेन चेन में, तो अब अगर हम इसका चेन आइसोमर बनाएंगे तो उसमें 4 कार्बन या 3 कार्बन होनी चाहिए मेन चेन में। जैसे कि ये वाला है ना, CH3 CH2 CH3 CH3। ये क्या है? 1 2 पीछे से काउंटिंग करेंगे क्योंकि 2 पे मिथाइल आएगा, इधर से 3 पे मिथाइल आएगा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो इसमें मेन चेन में कितने हैं? 4, 1 2 3 4, या तो 1 2 3 4 ऐसे इस हिसाब से देखो। तो चेन आइसोमर्स में बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन डिफरेंट होना चाहिए। पहले वाले में 5 कार्बन एटम्स है मेन चेन में, दूसरे वाले में 4 कार्बन एटम्स है मेन चेन में। अब तीसरे वाले में देखो, अगर 3 कार्बन एटम भी मेन चेन से बन सकती है, कैसे? कुछ ऐसे, CH3 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 एंड CH3। तो इसका क्या नाम बन जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है ना। 1 2 3 चाहे ऐसे गिन लो या फिर ऐसे गिन लो या फिर 1 2 3 ऐसे काउंट कर लो, इधर से भी काउंट कर लो, 3 ही कार्बन आएंगे मेन चेन में है ना। तो ये हो गया 5 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, यानी कि इतने ही चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं फॉर अ कंपाउंड विद 5 कार्बन है ना। द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एन एल्केन विद 5 कार्बन एटम्स आर 3 और 4 था ऑप्शन में। तो ये 3 पॉसिबल है, इसके बाद नहीं पॉसिबल है भाई। 4 कैसे? 4 पॉसिबल ही नहीं हो सकते। इसके बाद के तुम 2 कार्बन 2 कार्बन को मेन चेन में लेके कैसे बनाओगे? उसके फिर बनाओगे किधर? मतलब उसमें फिर एक कार्बन की 5 बॉन्ड शो हो जाएंगे का, और कार्बन 5 बॉन्ड्स तो रखता नहीं है, 4 ही बॉन्ड्स रखता है ना। तो वो चीज गलत हो जाएगी फिर है ना। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ हाइड्रोकार्बन हैज द फॉर्मूला ऑफ C50H98। C50H98 मतलब ये एक एल्काइन है, कैसे पता चला? ध्यान से देखो, C50H98, 50 इंटू 2 कितना होता है? 50 इंटू 2 100, और 100 माइनस 2 98, यानी कि किसको फॉलो करता है? CnH2n-2 है ना। तो ये एल्काइन है सिंपली है ना। अब क्या है? इट इज if a hydrocarbon has a formula C50H98 then it is likely to undergo कौन सी रिएक्शन? एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? भाई एल्काइंस हैं तो ये तो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, सिंपल। एंड द हाइड्रोकार्बन इज अ सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्काइंस तो हम लोग का एडिशन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे इसमें। फिर क्या पूछता? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। अच्छा, CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? देखो C ने H से तो बॉन्ड बना रखा है ना, ऐसे H H। अब देखो H के पास मतलब टोटल इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करते देखो है ना। 1 2 तो इधर होंगे, 1 2 है ना। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, 2 3 4, ये हो गए 5 6, ये हो गए 7 8 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए है ना।
जिसमें से कार्बन खुद के कितने हैं, कार्बन की खुद के पास 4 है ना, और कार्बन का वो कितना होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए 6, है ना, राइट, यस, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हुए, यानी कि कार्बन की इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, और ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी वैलेंस शेल में 1 2 3 4, अब इससे H के जो वो है वो इंटरैक्ट कर जाएंगे, H के इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सिंपली ऐसे, है ना, तो ये दो कार्बन के दो मतलब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस शेल में है, तो चारों वैलेंस शेल में है वो एक H और एक H, ये चारों आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, तो टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक CH4 के मॉलिक्यूल में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। अच्छा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचाननी है और उसमें कितने कार्बन है ये भी बताना है, तो पहले कंपाउंड बना लेते हैं जो भी गिवन है ना, क्या गिवन है एच CH3, है ना, CH2, फिर क्या है, फिर फिर CH3, और इधर भी CH3, सी पे CH3, हम्म, ये हो गया। अब हम लोग काउंट करने हैं कि मेन चेन में कितने कार्बन आइटम्स है ना, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कैसे पता चलेगा, लॉन्गेस्ट चेन क्या होनी चाहिए हम लोग की, देखो अगर डायरेक्टली काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 आया, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, है ना, 1 2 3 4 नीचे जाएंगे तो आएगा 1 2 3 4, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 तो तभी 4 आ रहा है, तो 5 वाला फिर भी बड़ा है, 5 वाला तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इधर भी आ सकता है ना 1 2 3 4 5 6, कुछ इस हिसाब से, है ना, कि हम लोग का 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा ये वाला। ये दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स का ये लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस हिसाब से बनेगा, एंड यही होगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि इसके अलावा क्या बन रहा है, 5 कार्बन एटम्स का चेन बन रहा है, 4 कार्बन तो भाई कम है, लॉन्गेस्ट में तो 6 कार्बन एटम्स का ही चाहिए, तो फिर मतलब मैक्सिमम का होना चाहिए, तो मैक्सिमम तो इसमें ही आ रहा है 6 कार्बन एटम्स, तो यही हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। फिर क्या है, नेम द एल्काइल कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड। अच्छा, एल्काइल कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, इसमें अल्काइल कंपोनेंट कौन सा है, CH3। हाँ, तो ये जो पार्ट है CH3 वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारा एल्काइल कंपोनेंट है इस पार्ट का, इसका नेम पूछा तो नेम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल कंपोनेंट, यानी हम लोग का एल्काइल कंपोनेंट पूछा था, तो एल्काइल क्या होता है, वही मतलब एल्केन से जब एक H माइनस कर दो तो जो बचा वो एल्काइल ग्रुप हुआ, तो अगर CH4 में से एक H माइनस कर देंगे तो कितना हुआ CH3, और C का एक बॉन्ड खाली रहेगा, एक बॉन्ड COOH से जुड़ जाएगा, और एक बॉन्ड मतलब बाकी सारे बॉन्ड्स H से घिरे रहेंगे CH3 में, है ना, तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप है ना। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। इथीन यानी कि C2H4 प्लस Cl2। अच्छा, तो ये बन जाएगा सिंपली, इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगी C2H4Cl2, है ना, और क्या पूछा है इसमें, इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने को बोला है, तो स्ट्रक्चरल डायग्राम Cl Cl H H H H,
एंड ये रहा स्ट्रक्चरल डायग्राम इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक एसिड ऑन कूलिंग बिलो 16.5 डिग्री सेल्सियस क्रिस्टलाइजेस आउट इन द प्योर फॉर्म फॉर्मिंग अ क्रिस्टलाइन मास रिसेंबलिंग आइस, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा अब ये देखो, ये कौन से ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है, ये बात हो रही है एसिटिक एसिड के बारे में, क्योंकि एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जो मतलब क्या 16.5 डिग्री सेल्सियस के मतलब कम टेम्परेचर पे मतलब वो रखने पर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स उसकी निकल आती हैं, जो ऐसा लगता है कि आइस जैसी है, बर्फ जैसी है ना। तो उसमें इसमें बेसिकली इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड, एंड उसको स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने को बोला है। तो स्ट्रक्चरल डायग्राम इसका ही मतलब CH3COOH है ना, CH3 ये COOH और ये CH3 है ना, ये हमारा, इसी वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्योर फॉर्म है वो आइस जैसा दिखता है ना, एट टेम्परेचर बिलो 16.5 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द चेन आइसोमर फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। आइसोमर बनाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्वेश्चन में कौन सा कंपाउंड गिवन है, ये वाला है ना, 1 2 3 4 5 H है ना। क्या बनाना है, ड्रॉ द चेन आइसोमर, चेन आइसोमर बनाना है, तो इसमें इसकी मेन चेन में कितने कार्बन है, इसकी मेन चेन में 5 कार्बन है। अब मेन चेन में इसमें 5 कार्बन है, अब इसके अलावा 4 कार्बन वाला ले लो, 4 कार्बन वाला ले लो, कैसे CH2C है ना, और इधर CH, इसमें कर दो CH3 एंड ये कर दो CH3। देखो अब इसमें काउंट करो, इसमें कितने कार्बन होंगे मेन चेन में, 1 2 3 4, इसमें देखो 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो ये चेन आइसोमर बन गया। हम लोग के क्वेश्चन में जो पूछा क्या है उसका, ड्रॉ द चेन आइसोमर व्हाट द फॉलोइंग का ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका चेन आइसोमर ये रहा। और भी बन सकते हैं, है ना, एक हम लोग का भी बन सकता है ना, कौन सा, और यहाँ पे H आएगा ना, 1 2 3 4, हाँ। और एक और बन सकता है ना, कौन सा, इधर है ना, 1 2 3 4 है ना। ये हम लोग का, ये दो तरीके से हम लोग का क्या बन सकता है, आइसोमर, चेन आइसोमर है ना। तो इसमें भी 4 मेन चेन में कंपाउंड कार्बन एटम्स है, इसमें भी 4 कार्बन एटम्स है मेन चेन में। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल, हाँ तो ये पहले स्ट्रक्चर किसका बनाना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन का, है ना। तो ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4, और 2 पे मिथाइल लगा है, 2 पे CH3 है ना। इसमें कितने हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है, स्ट्रक्चरल डायग्राम में सारी बॉन्ड शो करो, है ना। 2 मिथाइल ब्यूटेन का ये रहा स्ट्रक्चर, है ना। फिर क्या है, ड्रॉ एन आइसोमर ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, आइसोमर बनाना है गिवन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या गिवन है, CH3, CH, CH3 और CH3। ये क्या है, ये हम लोग का बेसिकली 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका वो बनाना है क्या, आइसोमर। तो इसका एक आइसोमर बना दो कुछ ऐसे, है ना, आइसोमर है ना, कैसे CH3 CH2 CH2 CH3। देखो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी C4H10, है ना, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी C4H10। बस ये है 2 मिथाइल प्रोपेन और ये है ब्यूटेन, है ना, सिंपली।
नेक्स्ट क्या पूछा है, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या गिवन है, CH2, C, CH3, CH2, CH3। अब देखो फर्स्ट फर्स्ट मतलब इधर काउंटिंग कहाँ से, मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 कार्बन ऐसे होंगे, या फिर 1 2 3 4। अगर ऐसे करेंगे तो भी 4 कार्बन आ रहा है, ऐसे करेंगे तो भी 4 कार्बन आ रहा है, बट इसमें डबल बॉन्ड आ रही है, तो डबल बॉन्ड वाले को प्रेफरेंस देंगे, है ना। तो 1 2 3 4। तो 2 पे क्या है, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन इधर ब्यूटीन, ब्यूट किस पे इन है, 1 पे, ब्यूट 1 इन, है ना। ये हम लोग का नेम हो गया। आप और क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते चलो। हाँ, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसका नेम लिखना है, वो गिवन है क्या, ये देखो, H मतलब CH3, फिर CH Br, है ना, फिर CH2, और इससे C डबल बॉन्ड O और OH, है ना। अब देखो, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के C को तो हमेशा 1 मिलेगा, 1 2 3 4 सिंपली, है ना। अब ये बन जाएगा 3 ब्रोमो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना। तो 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटेन, और 1 पे क्या है, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड सिंपली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका नेम लिखना है, ये है CH3, C, CH3, CH3, OH, है ना। और इसका नेम हो जाएगा क्या, कहीं से भी काउंटिंग करो, ये OH सेकंड पे ही आएगा, तो 1 2 3, तो 1 2 3 कैसे भी करोगे सेकंड पे ही OH आना है, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, है ना। ये हो गया इसका नेम। ठीक है, फिर उसके बाद किसका नेम है लिखना है, इसका क्या कहते हैं, CH3, CH, CH3, CH2OH, है ना। अब इसमें 1 नंबर आएगा, इस पे 1 2, अब 3 कहीं पे भी चलो, 3 है, वैसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों 3 हो सकते हैं। अब क्या है, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल, है ना। फिर उसके बाद क्या है, CH3, CH2, CH2 एंड COOH। अभी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें 1 किसको मिलेगा, इस वाले C को, 1 2 3 4, तो सिंपल है, ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये फिर से यही वाला स्ट्रक्चर फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन में, तो उसका नेम यही हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, है ना। फिर उसके बाद गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बिलो। कौन सा कंपाउंड है, कुछ इस तरीके से गिवन है, और इधर है ना, वेयर C स्टैंड्स फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, X फॉर हाइड्रोजन, अच्छा X को हटा के हाइड्रोजन लगा दो, X को हटा के हाइड्रोजन लगा दो, एंड डॉट फॉर इथाइल ग्रुप, इथाइल मतलब इथाइल ग्रुप, यानी कि C2H5, अब C2H5 हो गया, है ना। यानी कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्यों, क्योंकि CHO वाला ग्रुप जोड़ा देखो, है ना, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा C, इसको ऐसे बना सकते हैं CH3, मतलब ये दोनों सेम है, CH2 एंड CHO सिंपली, तो 1 2 3 यानी कि प्रोपेन 1 अल सिंपली, है ना। बस इधर C2H5 था, उसको एक्सपैंड करके मैंने CH2CH3 करके लिख दिया, है ना, बात तो वही हुई, है ना। और CHO से जुड़ा हुआ है क्योंकि एल्डिहाइड से है, तो मैंने प्रोपेन अल आ जाएगा सफिक्स में, है ना, सिंपल। फिर उसके बाद पूछा है, व्हाई इज प्योर एसिटिक एसिड आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वही सेम चीज, प्योर एसिटिक एसिड को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम प्योर एसिटिक एसिड को 16.5 डिग्री सेल्सियस से
कम टेम्परेचर पे लेकर आते हैं तो वो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं एसिटिक एसिड के, एंड वो ऐसा लगता है, क्रिस्टल्स लगते हैं ऐसे कि वो आइस जैसे हैं, मतलब बर्फ जैसे दिखने लगते हैं, रिजेंबल्स आइस लाइक स्ट्रक्चर। इस वजह से हम उनको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, किसको? प्योर एसिटिक एसिड, है ना। फिर उसके बाद पूछा है इथाइल अल्कोहल इज अ कलरलेस लिक्विड, इट इज यूज्ड एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड आल्सो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी केमिकल्स। अच्छा, when a chemical manufacturing unit ordered ethyl alcohol, they were supplied with a purple colored alcohol instead of a colorless one. State the reason and the purpose of this color change. अच्छा, तो बेसिकली इसका कलर चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें हमने वो डीनेचर्ड अल्कोहल या फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट वाला जो होता है अल्कोहल, यानी कि जिसमें थोड़ा सा डीनेचर्ड अल्कोहल, मतलब जो इथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल उसको पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल देते हैं, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल डाल दिया एंड थोड़ा सी कलर डाई वगैरह ये सब डाल दिया, तो उससे होगा ये कि ये जो हमारा मतलब इंडस्ट्री के लिए यूज होने वाला इथाइल अल्कोहल है उसको ऐसा नेचर बना दिया जाता है पॉइजनस सब्सटेंस डाल के, क्योंकि कोई वो उसको कंजप्शन ना हो सके, उसका कोई कंज्यूम ना कर ले, है ना। क्योंकि इथाइल अल्कोहल उस लिए भी काम आता है, बट क्योंकि उस चीज से बचाना है इस वजह से उसको उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस डाले जाते हैं और उसका कलर डाई पर्पल, मतलब कलर पर्पल, सॉरी पर्पल कलर क्यों आए, क्योंकि बिकॉज ऑफ उसमें कलर डाई डाली जाती है ना। एंड इसका रीजन यही होता है, पर्पस रीजन क्या है उसका पर्पल कलर होने का, कि उसमें कलर डाई डाली जाती है एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस, और पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कंजम्पशन या फिर एनी अदर यूज अदर देन इंडस्ट्रियल यूज, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं तो हम लोग को इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही मेनली चाहिए, कोई और यूज के लिए नहीं चाहिए, वो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब क्या है? गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन रिएक्ट टुगेदर। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन मतलब CH4 प्लस Cl2, यानी अगर इसका एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है CH4 का, तो एक वॉल्यूम Cl2 का भी रिएक्ट कर रहा है। सिंपली इसका ये कहने का मतलब है कि हम लोग को एक्सेस में Cl2 नहीं लेना है, सिंपली, है ना, एक्सेस में Cl2 नहीं लेना है। डिफ्यूज्ड सनलाइट में ये रिएक्शन होगी, डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो ये रिएक्शन हो जाएगी CH3Cl प्लस HCl, है ना। तो वो क्या बोल रहा है? गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इक्वल। अच्छा, इसका नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा H और Cl, है ना। तो ये हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर ओनली। अच्छा, यानी कि कोई एक हाइड्रोकार्बन है जिसका वो कर रहे हैं क्या, कंप्लीट कंबशन, तो क्या मिला? 4 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O सिंपली। अब इसको 4 मोल्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन कितने हैं? 4, यानी कि C4 इसको लिख लो, 4 कार्बन है तो इधर कितना कार्बन होने चाहिए? C4, और इधर कितने H है? 4, 8H है तो इधर भी कितने H होने चाहिए? 8H होने चाहिए। C4H8 प्लस O2, है ना। तो राइट द इक्वेशन फॉर द कंबशन रिएक्शन, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई कंबशन रिएक्शन की, है ना, प्लस हीट भी निकलेगी। अब देखो इसमें किया कैसे, उल्टा बनाया, 4 कार्बन थे तो 4 कार्बन, और 4 H2 थे तो 4 H2 रख दिया। उसके अलावा O को बैलेंस कर दो, है ना। O बैलेंस हो जाएगा कैसे? 4 प्लस 8 12, यानी कि 6, है ना। तो यस, ठीक है। और फिर क्या बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, इसका स्ट्रक्चर बनाने को बोला है C4H8 का। तो 1 2 3 4, C4H8 डबल बॉन्ड पहले भी लगा दो, क्योंकि ये क्या है? एल्कीन है, सॉरी एल्कीन है, तो इसमें 1 2 3 4, है ना। ये हो गया पूरा। राइट द क्वेश्चन भी लिख ली, क्वेश्चन भी लिख दिया, स्ट्रक्चर भी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C2H4 और 200 डिग्री सेल्सियस पे
ए कुछ कैटलिस्ट शायद एंड एक्स बन रहा है ना। गिवन अबव इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ इथेन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इथेन सैचुरेटेड हो गया, इथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि इथेन बन जाएगा। कैसे बनेगा? उससे किससे? हाइड्रोजनेशन से, यानी कि सिंपली C2H4 को हम अगर 200 डिग्री सेल्सियस पे निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, इन तीनों में से कोई भी हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि C2H6 यानी कि एल्केन हम लोग को मिल जाएगा। एल्केन यानी इथेन। इससे मिलेगा थीन जो कि एक वो था क्या, एल्कीन। और ये इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजनेशन सिंपली, है ना। नेक्स्ट क्या है? तो आइडेंटिफाई ए हम लोग का वो है क्या, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। अगर निकल लिखना है तो निकल लिख दो अकेले, ठीक, कोई भी वो भी सही है ना। गिव द कंप्लीट केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ C2H4 टू X। तो इनकी इक्वेशन भी लिख रहे थे, इक्वेशन भी हो गई, है ना। फिर क्या है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एज फॉलोज। मोलिकुलर फॉर्मूला इज C3H8O। अच्छा, functional group is attached to the first carbon atom, देखो, और reacts with sodium at room temperature with brisk effervescence releasing hydrogen gas। देखो, सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है? C3H8O। अब इससे देखो क्या क्या पता चल रहा है, ये COOH तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि COOH में तो 2 O होते हैं, यानी कि ये वाला तो हो नहीं सकता, है ना। बचे कौन से हम लोग के फंक्शनल ग्रुप्स? 2 बचे, है ना। एक तो बचा OH और एक बचा CHO, है ना। अब देखो इन दोनों को बना के देखते हैं। CHO पहले बना के देखते हैं। CHO बनाने के लिए क्या करना होगा? C2 और एक मतलब एक C इसके साथ भेज दो, मतलब एक C इधर गया C3 में से, और H8 में से एक H इधर गया, तो कितना बचा? H7। और क्या हो जाएगा ये? CHO, C2H7 यानी कि C2 और फिर इधर C2H7 यानी कि 2 कार्बन के साथ, 1 2 3 4 5। हाँ देखो, अब देखो ये 2 कार्बन में मैक्सिमम 5 ही हाइड्रोजन आ सकते हैं, है ना। 7 आ ही नहीं सकते, इस वजह से CHO भी नहीं हो सकता। बचा क्या? OH। अब OH बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे। OH में देखो C3H8O में से, इसमें क्या है, एक H यूज हुआ है, तो C3H8O में से C3H7OH, है ना, ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद C मतलब 1 2 3 और उससे OH, है ना। और 7 यानी कि 7 हाइड्रोजन अटैच करते हैं, देखो अटैच हो गए सिंपली। H H H H H H और ये चीज 7 हाइड्रोजन हो गए। एक OH ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। C3H7OH से हम लोगों ने मतलब एक पूरा वो बना लिया। COOH क्यों नहीं होगा वो भी बताया, CHO क्यों नहीं होगा वो भी बताया, क्योंकि यहाँ पे 5 ही हाइड्रोजन अकोमोडेट हो पा रहे हैं, 7 हो ही नहीं पा रहे हैं ना। 2 हाइड्रोजन और अकोमोडेट करने के लिए एक कार्बन और होना चाहिए, और ये कार्बन तो भाई अकेला खुद ही एक H और एक डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो तो करना नहीं वाला। अब फाइनली आइडेंटिफाई द कंपाउंड। कंपाउंड भी लोगों ने पता कर लिया और उसका स्ट्रक्चर भी बना दिया, सिंपली, है ना। तो कंपाउंड है हम लोगों का क्या, इसका नाम अगर लिखने की बारी है तो 1 2 3 यानी कि प्रोपेन 1 मोल, है ना। ये हम लोग का आंसर होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन, अब इसका CFQ का क्या कहता है? नीता's फादर बॉट अ बास्केट ऑफ राइप मैंगोज। अच्छा, राइप मैंगोज का एक बास्केट लाते हैं। वाइल ओपनिंग इट शी फाउंड अ स्मॉल सैशेट containing a white crystalline powder along with the mangoes। अच्छा, यानी कि जो राइप मैंगोज थे, है ना, उनको उनके साथ एक व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर। शी वॉज टोल्ड दैट इट इज अ केमिकल दैट रिलीजेस अ गैस वेर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर। अच्छा, ये जो क्या है वो केमिकल, उसको जब मॉइस्चर मिलता है यानी कि वाटर के कांटेक्ट में सिंपली जब आता है, तब क्या होता है? तब वो होता है क्या, एक गैस रिलीज करता है दैट इंड्यूसेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि वो इंड्यूस करता है, यानी कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब ध्यान से देखो, जो इथीन होता है यानी कि इथाइलिन गैस, वो होता है नेचुरल प्रेजेंट होता है, नेचुरल प्लांट हार्मोन होता है। नेचुरल प्लांट हार्मोन
की तरह काम करता है जो हम लोग का इथीन होता है। लेकिन जो इथाइन होता है ना, वो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आता है। यानी कि हम लोग की जो गैस की बात हो रही है, जो गैस है वो तो हम लोग को पता चल गया आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में कौन सी है, इथाइन गैस है ना। क्योंकि हम लोग बाहर से अपनी मर्जी से बाहर से कुछ मतलब आर्टिफिशियली उसको पका मतलब आम को पका रहे हैं, कच्चे आम को, है ना। तो उस वे में अब पूछा गया नेम द केमिकल पाउडर इन द सैशेट, है ना। सबसे पहले पूछा गया केमिकल पाउडर क्या है। केमिकल पाउडर यानी उसमें H2O यानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आएगा तो क्या रिलीज करेगा, C2H2, है ना। तो इथाइन गैस रिलीज करेगा, है ना। तो ये कब होगा, ये होगा, ये कौन सी रिएक्शन, ये बेसिकली वो उस वाली रिएक्शन कौन सी, CaC2, है ना, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 प्लस H2O, C2H2 देता है, प्लस इधर 2 और लगा दो, CaOH होल ट्वाइस। तो हम लोग का ये रही इक्वेशन, नेम द केमिकल पाउडर इन सैशे। केमिकल पाउडर हम लोग का कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि ये जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो C2H2 यानी इथाइन गैस बना लेता है। तो नेम द गैस, गैस इज इथाइन गैस, है ना। और क्या है, गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन भी लिख दी, दैट रिजल्ट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ दिस गैस, एंड उसकी वजह से जो मतलब ये गैस इवॉल्व हो रही है, उसका मतलब रिएक्शन ये रही। एंड इसके साथ हम लोग के सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs, SPQs, CFQs सब के सब यही पर होते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली काफ़ी चीज़ें इससे सीखने को मिली हूँ, काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो गई हूँ, है ना। तो फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, तब तक के लिए।